नमस्कार। छोटे प्रश्नों की श्रृंखला में मेरा आज का विषय है डीएनएआर। सबसे पहला प्रश्न है, फ्रॉम विच डेट डीएनएआर इज इफेक्टेड, यानी कि डीएनएआर की शुरुआत कब से हुई? 1/10/1968 से। विच ऑफ द रूल ऑफ डीएनएआर स्पेसिफाई द पेनल्टी, यानी कि किस रूल में पेनल्टीज का जिक्र है? तो वह है रूल 6। रूल 9 ऑफ द डीएनएआर, मतलब रूल 9 में किस चीज का जिक्र है? वह है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग ऑफ मेजर पेनल्टी। ए रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट कैन एक्ट एज डिफेंस असिस्टेंट इन, यानी कि अगर कोई रिटायर्ड रेल कर्मचारी है तो वह कितने मामलों में डिफेंस हेल्पर रह सकता है? तो वह है संख्या नॉट मोर देन 7 केसेस, यानी कि 7 केसेस में तो रह सकता है, 8वें केस में वो डिफेंस हेल्पर नहीं रह सकता। आरबी नंबर आगे दर्शाया हुआ है, ए सर्विंग रेलवे सर्वेंट कैन एक्ट एज डिफेंस असिस्टेंट इन, अगर कोई कर्मचारी रेलवे में है तब वह कितने केसों में डिफेंस हेल्पर रह सकता है? तो उसका जवाब है नॉट मोर देन 3 केसेस, उसके लिए 3 केसों की शर्त है। व्हाट इज द रिलेवेंट रूल इन डीएनएआर फॉर कॉमन प्रोसीडिंग? कॉमन प्रोसीडिंग जो दर्शाया गया है वो किस रूल में बताया गया है कॉमन प्रोसीडिंग के बारे में? वह है रूल 13। हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी व्हेन द रिकॉर्ड आर नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी का पता ना चले कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है किसी भी पर्टिकुलर कर्मचारी के मामले में, तब ऐसी स्थिति में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जीएम माने जाते हैं। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन डीएनएआर, यानी कि डीएनएआर के मामले में रूल बनाने की जो सक्षमता है वह किसको है? वह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को। डीएनएआर ही नहीं, रेलवे गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके बारे में रूल बनाने की जो सक्षमता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही है, या आगे वो पावर जिसको डेलीगेट करें। हु इज एम्पावर्ड फॉर कट इन पेंशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज कॉम्पिटेंट टू साइन द नोटिस ऑफ फाइनल पेनल्टी? डीए, यानी कि डिसिप्लिन अथॉरिटी। डीएनएआर में जो अथॉरिटी होती है सबसे पहले डीए होता है, डिसिप्लिन अथॉरिटी, उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी, उसके बाद रिविजनरी अथॉरिटी, उसके बाद रिव्यूइंग अथॉरिटी। हाउ मेनी नंबर ऑफ एनेक्जर आर देयर इन ए मेजर पेनल्टी चार्ज मेमोरेंडम? 4 मेजर पेनल्टी के साथ में 4 एनेक्जर लगाए जाते हैं। हर एनेक्जर में अलग अलग मतलब हर एनेक्जर अलग अलग प्रकार का होता है। फॉर विच एक्शन SF7 इज इशूड, मतलब किस किस काम के लिए SF7 इशू की जाती है? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर के लिए SF7 इशू की जाती है। क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि SF7 किस काम आती है। क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। वैसे तो अब ये फॉर्म कोर्ट ने मना कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। व्हाट कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, मतलब जो निर्वाह भत्ता मिलता है कर्मचारी को सस्पेंशन के दौरान, उसमें से पीएफ और कोर्ट अटैचमेंट की कटौती नहीं की जा सकती। व्हाट इज द रूल ऑफ कंपनसेट अलाउंस? कंपनसेट अलाउंस रूल कहां पर है, किस रूल में है? रूल 65 में है, रूल 65 ऑफ पेंशन रूल 1993। 50% ऑफ सब्सटेंस अलाउंस ग्रांटेड अंडर रूल, ये किस में दिया हुआ है? मतलब जो सब्सटेंस अलाउंस 50% दिए जाने का प्रोविजन है वह रूल 1342 ऑफ IREC वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केस इज डन आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, यानी कि सस्पेंशन को प्रत्येक 3 माह के बाद रिव्यू करना पड़ता है कि आगे कर्मचारी को सस्पेंड रखना है या नहीं रखना है। डीएनएआर रूल 1968 विल नॉट अप्लाई टू, मतलब डीएनएआर रूल कुछ कैटेगरी पे अप्लाई नहीं होते, उस वो है अप्रेंटिस पे अप्लाई नहीं होते और आरपीएफ पे अप्लाई नहीं होते डीएनएआर रूल।
What would be appropriate disciplinary authority when staff working under the administrative control of senior DM and misconduct pertain to violation of commercial rule और सेफ्टी रूल? तब ऐसी स्थिति में डीओएम या सीनियर डीओएम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेंगे। डी&आर एक्शन डीओएम या सीनियर डीओएम के द्वारा लिया जाएगा। उदाहरण मैं दे दूं कि बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जहां पे स्टेशन मास्टर को कॉमर्शियल वाला काम भी करना पड़ता है और सेफ्टी रिलेटेड काम भी करने पड़ते हैं, और कॉमर्शियल वाला काम वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आता है जिसके हेड डिवीजन में सीनियर डीसीएम होते हैं, लेकिन स्टाफ वह ऑपरेटिंग का है। अगर कॉमर्शियल की कोई गलती हो जाती है किसी स्टाफ से ऑपरेटिंग के, तब ऐसी स्थिति में डीओएम या सीनियर डीओएम ही एक्शन लेंगे। अंडर विच सर्कमस्टांसेस एक्स पार्टी इंक्वायरी कैन बी हेल्ड? सीओ यानी चार्ज ऑफिशियल जिसके विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया है, सीओ डज नॉट अपीयर बिफोर आईओ इंक्वायरी ऑफिसर मोर देन 2 ओकेजन। अगर 2 बार से ज़्यादा उपस्थित ना हो इंक्वायरी के लिए, तब ऐसी स्थिति में एक्स पार्टी की जा सकती है। रूल 11 ऑफ द डी&आर डील विद द प्रोसीजर फॉर माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग। आफ्टर रिटायरमेंट चार्ज शीट कैन बी इशूड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिप्लाई टू द चार्ज मेमोरेंडम? 10 days. Punishment can be enhanced by the competent authority within period maximum 6 months. Punishment can be upheld, reduced by the competent authority within period maximum 1 year. Under which rule of the डी&आर the appellate authority can act as revising authority? वह दर्शाया गया है रूल 25 में। रूल पर्टेन टू अपील अंडर डी&आर, यानी कि डी&आर के अंतर्गत अपील का जो प्रोविजन किया गया है वो किस रूल से किस रूल तक किया गया है? वह किया गया है रूल 17 से रूल 24 तक। रूल पर्टेन टू सस्पेंशन, जो सस्पेंशन का रूल है वह रूल 15 में दर्शाया गया है। अंडर विच रूल बिफोर डिस्पोजिंग द रिवीजन पटिशन बाय द जीएम द केस शुड बी रेफर्ड टू आरआरटी फॉर एडवाइज। यह रूल 24 में बताया गया है। हु कैन एक्सरसाइज रिविजनरी पावर when no appeal has been preferred in terms of rule 25, the officer not below the rank of SAG। अगर किसी कर्मचारी ने अपील नहीं की है, तब ऐसी स्थिति में रिवीजन की जो पावर है वो SAG ऑफिसर को रहेगी। नहीं तो नॉर्मली रिवीजन की जो एटलीस्ट लोअर अथॉरिटी है वो जे ग्रेड ऑफिसर है। एंड सस्पेंडेड एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर डिपार्टमेंटल एग्जाम? यस, निलंबित कर्मचारी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठ सकता है। यस। हाउ मच टाइम चार्ज शीट शुड बी इशूड फ्रॉम सस्पेंशन? विद इन 3 months के अंदर चार्ज शीट इशू कर देनी चाहिए। इन विच रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल मेंशन अबाउट डोरी? दहेज के बारे में किस रूल में जिक्र है? वह 13/A में जिक्र है। विच फॉर्म यूज फॉर कॉमन प्रोसीडिंग? कॉमन प्रोसीडिंग के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है? फॉर्म 10 यूज होता है। विच फॉर्म यूज फॉर नॉमिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर? प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए SF8 यूज होता है। 14A का एक्शन अगर किसी कर्मचारी के विरुद्ध लेना है, तब ऐसी स्थिति में SF12 यूज होता है। इन विच रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल मेंशन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी का जो जिक्र है वो रूल 18 में है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में। डोरी है, दहेज है, रूल 13A में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रूल कैन बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम? आर्टिकल 309, जो आर्टिकल 309 है उसमें रूल अमेंड करने की पावर दी हुई है। हु इज कॉम्पिटेंट टू रिमूवल टू एन एम्प्लॉय ऑफ लेवल 6? मतलब लेवल 6 में अगर कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसको रिमूवल करने की सक्षमता किसको है? वह है जे ग्रेड ऑफिसर को। इन विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल मेंशन अबाउट गिफ्ट? ये रूल 13 में दर्शाया गया है। मैंने पीछे बताया था कि अगर कोई एम्प्लॉय लेवल 6 में काम कर रहा है तो उसको रिमूवल करने की सक्षमता
मतलब मिनिमम जे ग्रेड ऑफिसर को है, उससे ऊपर वाले ऑफिसर तो कर ही सकते हैं, मिनिमम जे ग्रेड ऑफिसर। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट बाय सीओ। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो इंक्वायरी की एक कॉपी एम्प्लॉय को दी जाती है, सीओ मतलब चार्ज ऑफिशियल, जिसके अगेंस्ट में चार्ज लगे हैं, आरोप लगे हैं, तो उसको 15 दिन के अंदर जवाब देना जरूरी है इंक्वायरी का, विद इन 15 डेज। इफ द चार्जेज आर लेवल्ड अगेंस्ट एम्प्लॉय एंड ऑफिसर, मतलब ऑफिसर डी है उसमें, कहने वाला ये है कि अगर किसी आरोप में कर्मचारी भी और उसका अधिकारी भी संलिप्त है, तब ऐसी स्थिति में डीएनडीआर की पावर उस कर्मचारी के विरुद्ध किसको है, तो अथॉरिटी हायर देन डीए, मतलब डीए से ऊपर का जो कर्मचारी अधिकारी होगा वह उस कर्मचारी का डीए रहेगा। ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन, ए स्टाफ डज नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी एट न्यू प्लेस, who will be competent authority for taking DNAR। अगर जैसे मान लो किसी कर्मचारी का ट्रांसफर दिल्ली से फिरोजपुर हो जाए और दिल्ली ट्रांसफर ऑर्डर होने के बाद दिल्ली से कर्मचारी फिरोजपुर जाकर रिपोर्ट ना करे, तब ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी के विरुद्ध जो एक्शन लिया जाएगा वो फिरोजपुर डिवीजन द्वारा लिया जाएगा। तो जवाब है इसका डीएनडीआर अथॉरिटी एट न्यू प्लेस। आफ्टर हाउ मच टाइम डीएनडीआर एक्शन में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट रिटायर्ड एम्प्लॉय, तो विद इन 4 ईयर्स, यानी कि रिटायर्ड होने के 4 साल के अंदर डीएनडीआर कार्रवाई की जा सकती है। ये मेरे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे डीएनडीआर के ऊपर। धन्यवाद।